There are more than 50 insurgent movements that are existing within India. छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, खालिस्तान मूवमेंट जो वहाँ के पंजाब प्रोविंस में है और बहुत ज़्यादा एक्टिव थी इन द एरा ऑफ 80s एंड 90s। सिख सेपरेटिस्ट ने इंदिरा गांधी जी को असैसिनेट करवा दिया, जिसको कहते हैं सेवन सिस्टर स्टेट्स एरिया। ऑपरेशन सिंदूर जो है, इट इज़ इन द प्रोसेस ऑफ कॉन्टिन्यूएशन। Assalamu alaikum, viewers and Samain. This is Dr. Maryam speaking to you again about the regional dynamics that have been unfolding in South Asian region lately. मैं आज आपसे कुछ ऐसे facts के बारे में बात करना चाहती हूँ जिनके बारे में मैं कुछ पढ़ रही थी और मेरे दिमाग में उसका एक सीक्वेंस आया, जिसके बारे में मैंने सोचा कि मैं आपसे अपने तज्जियात शेयर करूँ। इंडिया जो है एक सबसे बड़ा मुल्क है साउथ एशियन रीजन का। इंडिया के अंदर डाइवर्स किस्म की कौमें हैं, रेसेस जो हैं वो लैंग्वेजेस, रिलीजन्स, एथनिसिटीज़, रीजन्स के ऊपर जो है वो डिवाइडेड हैं। इन मल्टीपल किस्म के लोगों में जो कि 1 बिलियन से ऊपर की आबादी है, मुख्तलिफ़ किस्म के इलेक्टोरल गवर्नेंस इश्यूज़, आइडेंटिटी के इश्यूज़, रीजनल ऑटोनॉमी के इश्यूज़ और इलेक्टेड इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से एक जो उनको ओवरलुक किया जाता है या इग्नोर किया जाता है, उसके इश्यूज़ एग्जिस्ट करते हैं अक्रॉस इंडियन पॉलिटी। पूरी इंडियन सोसाइटी जो है उसके अंदर बहुत गर्मा गर्म बहस होती है इन सारे मामलात को लेकर, और मुख्तलिफ रीजन्स के मुख्तलिफ किस्म के मसले मसाइल हैं जो कि उनके अपनी सेंट्रल इंडियन गवर्नमेंट के साथ रहते हैं। और ये कोई नया फिनोमेना नहीं है, ये डेकेड्स ओल्ड फिनोमेना है जो इंडियन सोसाइटी के अंदर और उनके पोलिटिकल लैंडस्केप के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट जो मैं पढ़ रही थी, तो इंडिया के अंदर अकॉर्डिंग टू म्यूनिख रीपैक आर्काइव्स देयर आर मोर देन 50 insurgent movements that are existing within India. Most of them are secessionist. एक secessionist movement वो होती है जहाँ पे लोग अपने आइडेंटिटी को लेकर या अपने रीजनल ऑटोनॉमी को लेकर या अपने सेंट्रल गवर्नमेंट से अपने जो उनके तनाज़ात होते हैं रिसोर्सेज एलोकेशन के ऊपर मामलात पर, वो सेंट्रल इंडियन गवर्नमेंट से अलहदगी चाहती हैं। जो मेजर सेसेशनिस्ट मूवमेंट्स इंडिया में जो मौजूद हैं, 1967 में वेस्ट बंगाल के अंदर जो है नक्सलाइट मूवमेंट, जो बाद में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के नाम से और माओइस्ट मूवमेंट के तौर पे जानी गई, और वो पूरे सदर्न रीजन्स ऑफ इंडिया जिसमें छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, ये सारे के सारे, इसके अलावा भी बहुत सारे जो है आंध्र प्रदेश, इन सब सूबों के अंदर वो फैलती चली गई। और ये ज़्यादातर ट्राइबल एरियाज़ जो इंडिया के कबायली इलाके हैं, उन लोगों के अंदर ये मूवमेंट एग्जिस्ट करती है। और इसकी वजूहात क्या हैं? उनकी सबसे ज़्यादा जो सेंट्रल इंडियन गवर्नमेंट के साथ जो एक नाचाकी है या जिस चीज़ के ऊपर वो उनसे नाला रहते हैं, वो ये है कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स होते हैं या उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो इंडिया के इन सदर्न रीजन्स के ट्राइबल एरियाज़ के अंदर डेवलपमेंट और सोशल वर्क और उस तरह की गवर्नेंस पॉलिसीज़ नहीं इम्प्लीमेंट करते जो कि बाकी यूनियन टेरिटरीज़ में होती हैं। तो ये जो पॉपुलर सपोर्ट माओइस्ट मूवमेंट को मिलती है और नक्सलाइट मूवमेंट को मिलती है, ये ज़्यादातर सदर्न रीजन से मिलती है, और ये बहुत ज़्यादा एक वॉलेटाइल किस्म का और वायलेंट किस्म का कॉन्फ्लिक्ट है जो कि इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट को डील करना पड़ता है। और इस इलाके को जो कि जिसके अंदर ये मूवमेंट चलती है, इसको इंडियन पॉलिसी मेकर्स जो है रेड कॉरिडोर कहते हैं, क्योंकि माओइस्ट मूवमेंट जो है ये ज़्यादातर रेड कलर के फ्लैग्स को यूज़ करती है। तो ये जो सारे स्टेट्स हैं जिसके अंदर ये मूवमेंट बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करती है, दिस इज़ नोन एज अ रेड कॉरिडोर एरिया। इसके अलावा एक बहुत ज़्यादा वेल नोन सेपरेटिस्ट मूवमेंट जो इंडिया के अंदर एग्जिस्ट करती है, वो है खालिस्तान मूवमेंट जो वहाँ के पंजाब प्रोविंस में है और बहुत ज़्यादा एक्टिव थी इन द एरा ऑफ 80s एंड 90s। और इस मूवमेंट के अंदर सिख सेपरेटिस्ट जो हैं वो सेंट्रल इंडियन गवर्नमेंट से सेसेशनिस्ट चाहते थे, अपना अलहदगी चाहते थे, और वो चाहते हैं खालिस्तान एज अ स्टेट, जो अलहदा स्टेट हो जिसको अंदर सिख गवर्नमेंट हो, एक ऑटोनॉमी हो और वो एक नया मुल्क के तौर पे एग्जिस्ट कर सके। इस मूवमेंट को क्रश करने के लिए इंडिया ने एक हैवी मिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल किया बैक इन द डे इन 80s, और आज भी इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज बहुत स्ट्रिक्ट सर्वेलेंस करती हैं सिख इलाकों में कि कहीं कोई उनके अंदर कोई सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज हैं या नहीं हैं। हाउएवर यहाँ पे अभी भी बहुत ज़्यादा डायस्पोरा का एक इम्पैक्ट है जो कि अभी भी सिख कौम के अंदर एक सेपरेटिज़म का जो एक एलिमेंट है उसको जो है ज़िंदा रखना चाहते हैं।
एक और बहुत इंटरेस्टिंग इसका एक डायनामिक ये है इस मूवमेंट का कि इसकी मूवमेंट की वजह से जो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी, उन्होंने जो एक टेंपल के ऊपर, जो गोल्डन टेंपल था सिख्स का, उसके ऊपर जो रेड्स किए और उसके ऊपर उन्होंने मिलिट्री ऑपरेशंस किए, उनके जवाबी कार्रवाई के तौर पे सिख सेपरेटिस्ट ने इंदिरा गांधी जी को असैसिनेट करवा दिया। इसके अलावा एक और बहुत इंटरेस्टिंग इसका एस्पेक्ट है सेवन सिस्टर स्टेट्स का, जिसको कहते हैं सेवन सिस्टर स्टेट्स एरिया, जो कि बहुत छोटे नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड से कनेक्टेड है, जो कि 23 किलोमीटर का इलाका है। उससे वो कनेक्टेड है टुवर्ड्स दी नॉर्थ ईस्ट ऑफ दी इंडियन मेनलैंड। ये स्टेट्स जो हैं, इनके अंदर शदीद किस्म की एक सेक्टेरियन सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स एग्जिस्ट करती हैं। कम से कम यहाँ पे 40 सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स इस वक्त इंसर्जेंसी के तौर के ऊपर बहुत वायलेंट अंदाज में एक लिबरेशन स्ट्रगल के अंदर इन्वॉल्व हैं, जो कि सेंट्रल इंडियन गवर्नमेंट से लिबरेशन चाहती हैं। ये सब की सब मूवमेंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा एक यूज़ ऑफ फोर्स के तहत कंट्रोल की जाती हैं, और इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पे इस हद तक यूज़ ऑफ फोर्स करती है कि एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो है वो एक डेवलप हुआ रहता है, और ह्यूमन राइट्स वायलेशंस जो हैं वो होते हैं इंडियन गवर्नमेंट्स और उनकी आर्म फोर्सेस के हाथों। और उसके बाद है कश्मीर। कश्मीर इज़ एन इंटरनेशनली डिस्प्यूटेड एरिया, जो कि इंडिया का एक इंटरनल मैटर नहीं है, बल्कि इट्स इंटरनेशनली डिस्प्यूटेड एरिया विद a lot many resolution passed on this question of Kashmir in the United Nations General Assembly. दो इंडिया ने उन रेजोल्यूशंस को जो है हमेशा साइडलाइन किया है, और इंडिया ने एक लीगल और पॉलिटिकल मैनूवरिंग के थ्रू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस ख़त्म करके उसको अपनी यूनियन टेरिटरीज़ का हिस्सा 2019 में बना लिया। और इसके लिए इंडिया ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट्स भी किए, जो कि बीजेपी गवर्नमेंट ने किए, और जो बीजेपी गवर्नमेंट का एक इलेक्शन विनिंग एजेंडा और रिटोरिक भी था, और जिसकी वजह से उन्होंने पॉपुलर सेंटिमेंट्स को इतना ज़्यादा अपने लिए गैल्वनाइज किया कि इट अल्टीमेटली मेड हिम कम बैक टू द ऑफिस इन द 2019। ये सारी की सारी जो इंटरनल मूवमेंट्स हैं इंडिया की, इनके ऊपर अब मैं एज अ पाकिस्तानी क्यों बात कर रही हूँ। दो दे आर इंटरनल मैटर्स ऑफ इंडिया, लेकिन व्हेन एवर देयर आर ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, तो कोई भी मामला जो है वो किसी भी मुल्क के अंदरूनी नहीं रहते, बल्कि ह्यूमन राइट्स के लिए आवाज़ उठाना एक इंटरनेशनल कमिटी ऑफ नेशंस का एक फ़र्ज़ बन जाता है। तो इसके लिए अगर आप ये नोट करें कि इंडियन गवर्नमेंट ने, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने एक स्पेशल आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल एक्ट जो है वो इनैक्ट किया हुआ है, जिसकी वजह से बहुत वास्ट पावर्स, बहुत ज़्यादा वसी किस्म के जो है पावर्स जो हैं वो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को दिए गए हैं कश्मीर में और सेवन सिस्टर स्टेट्स के अंदर, और ख़ास तौर पर मणिपुर के इलाके में, जिसकी वजह से उसका एक लीगल इम्पैक्ट ये है कि वहाँ के सोल्जर्स, चाहे वो जितना भी एक गैर इंसानी अमल वहाँ पे करें, जितने भी गैर इंसानी इक़दामात करें, उनकी प्रोसिक्यूशन या उनके ऊपर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। इन सारे मामलात की वजह से ह्यूमन राइट्स वॉच जो है वो अक्सर इंडिया के सेंट्रल गवर्नमेंट के और उसके आर्म्ड फोर्सेस की जो ये एक ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस है, इसके ऊपर अक्सर ह्यूमन राइट्स वॉच जो है वो अपनी क्रिटिक देता रहता है। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 1 ये कहता है कि इंडिया इज़ एन इंडिस्ट्रक्टिबल नेशन कंसिस्टिंग ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। ये डॉक्टर अंबेडकर जो है, जो कि जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक बुनियाद रखी, उन्होंने इसका एक बुनियादी कानून ये दिया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वो ज़्यादा ताकतवर होगी और उसके पास ज़्यादा पावर्स होंगी कि वो किसी भी स्टेट की डिमार्केशंस, जो उनकी टेरिटोरियल डिमार्केशंस हैं या जो उनके टेरिटोरियल जो लिमिट्स हैं, उसको भी चेंज कर सकती है, किसी भी स्टेट का नाम भी चेंज कर सकती है, और किसी भी स्टेट के जो इंटरनल मैटर्स हैं उसके लिए स्पेशल किस्म के पावर्स भी एनैक्ट कर सकती है। मिस्टर अम्बेडकर का जो ये कॉन्सेप्ट था, इसका क्या मकसद था कि सेंट्रल गवर्नमेंट को वसी तर पावर्स देना ताकि वो उनको यूज़ कर सके इन द इंटरेस्ट ऑफ द इंटेग्रिटी ऑफ द इंडियन स्टेट। तो ये जो सारी यूनियन टेरिटरीज़ हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट इनको किसी भी किस्म का यूज़ ऑफ फोर्स करके इनके मामलात को जो है वो डील कर सकती हैं। कमिंग बैक टू द पॉइंट कि मैंने इन सारी इंसर्जेंट मूवमेंट्स का जिक्र क्यों किया आपके सामने। रिसेंटली जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, उनकी जैन कम्युनिटी के साथ एक स्पीच मैं सुन रही थी, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जो है इट इज़ इन द प्रोसेस ऑफ कॉन्टिन्यूएशन, कि वो अभी भी कॉन्टिन्यूड है। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए है कि जो जैन कम्युनिटी है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट आइडियोलॉजिकली पीसफुल कम्युनिटीज़ इन इंडिया,
इन ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, जो कि यूज़ ऑफ फोर्स को हर तरह से नलिफाई करती हैं अपनी आइडियोलॉजिकल फिलॉसफीज़ के अंदर। लेकिन अब जब जैन कम्युनिटी के सामने नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि अगर किसी ने इंडिया के साथ किसी किस्म का इंटरफेरेंस किया तो सारा जो हॉल था it broke out in applause for the Prime Minister Modi ji's speech. और उन्होंने कहा कि आपके applause से मुझे ये समझ में आ गया है, आपकी ताली से मुझे समझ में आ गया कि आपने मेरा सेंटेंस पूरा कर दिया है। इसका मतलब ये है कि इंडिया जो है वो अभी फर्दर एग्रेवेट करेगा सिचुएशन को पाकिस्तान के साथ मिलिटरीली और डिप्लोमेटिकली एंड पॉलिटिकली, और इट इज़ नॉट गोइंग टू एंड द इशू सून। इसी तरह मैंने मिस्टर जयशंकर को देखा कि वो अमेरिका के अंदर कुछ न्यूज़ चैनल्स को इंटरव्यू दे रहे थे और उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो कंटिन्यू करेगा, और ये कि उन्होंने ऑल टुगेदर नलिफाई किया कि जो सीज़ फायर है वो अमेरिका के इंटरवेंशन से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ड्रॉ हुआ था जब ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस पाकिस्तान की मिलिट्री ने लॉन्च किया अगेंस्ट द इंडियन मिलिट्री। सो इन सारे पॉइंट्स से क्या समझ में आती है? मुझे इस सारे पॉइंट से एक ये बात समझ में आती है कि उन्होंने टाइम एंड अगैन ये बात की है कि इफ़ एनीथिंग हैपन्स इन इंडिया, वो उसका इम्पैक्ट जो होगा वो इंटरनल जियोपॉलिटिकल गेन्स के लिए इंडियन गवर्नमेंट और बीजेपी गवर्नमेंट यूज़ करना चाहती है। ये बहुत एक लॉजिकल रिस्पॉन्स है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने 2 डेकेड से ज़्यादा पूरे दुनिया के अंदर एक नैरेटिव बिल्डिंग की है कि वो पाकिस्तान को स्टिग्मेटाइज करे और लेबल करे एज अ टेररिस्ट स्पॉन्सरिंग स्टेट। वाई हैज़ इट डन सो? बिकॉज उसको जियो पॉलिटिक्स में हेल्प मिल रही थी। अब इंडिया ने ये नैरेटिव बिल्डिंग इस हद तक की है कि वो ऑल टुगेदर इस अमर से लोगों का ध्यान हटाना चाहता है कि इंडिया जो है एक डिवाइडेड पॉलिटी है, जिसमें बीजेपी गवर्नमेंट बहुत एग्रेसिवली ऐसी पॉलिसीज़ परसू कर रही है जो वहाँ के मुसलमानों को मार्जिनलाइज कर रही हैं, वहाँ के क्रिश्चियंस को मार्जिनलाइज कर रही है, उधर के रेफ्यूजीज़ जो बंगाली ओरिजिन्स के थे उनको रिपैट्रिएट कर रही है और रीफूल कर रही है। इसके अलावा जो उसके अपने अंदर सेपरेटिस्ट इंसर्जेंट मूवमेंट्स एग्जिस्ट कर रही हैं, जहाँ पे बहुत इनह्यूमन और वायलेंट फोर्स के थ्रू उनको सप्रेस किया जा रहा है। अब इंडिया उन सारे अंदरूनी खलफशार और मामलात से नज़र हटाने के लिए कोई भी ऐसा इंसिडेंट जो इंडिया के अंदर होता है, चाहे वो इंडियन गवर्नमेंट फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करे या ये जो इंसर्जेंट मूवमेंट्स हैं इनके लोग वो खुद से जो है क्योंकि दे आर इन कॉन्स्टेंट स्ट्रगल, लिबरेशन स्ट्रगल अगेंस्ट द इंडियन सेंट्रल इंडियन गवर्नमेंट, अगर वो भी कोई इस किस्म का कोई वायलेंट एक्शन करते हैं तो इंडिया इज़ रेडी। इंडिया वुड किल 2 birds in 1 shot। वो 2 birds क्या होंगे? एक तो वो इंटरनली बहुत ज़्यादा यूज़ ऑफ फोर्स करेगा आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल फोर्सेस एक्ट के तहत, और दूसरा ये कि वो जियो पॉलिटिकल गेन्स भी करेगा बाय स्टिग्मेटाइजिंग एंड बाय लेबलिंग पाकिस्तान। अब इससे सिचुएशन पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाती है, क्योंकि पाकिस्तान को अब ऐसे स्टेप्स लेने हैं ऑल टुगेदर कि इंडिया जो है वो बिहार के अंदर आने वाले इलेक्शन से पहले अगर कोई किसी किस्म का मिलिट्री अटैक या आर्म्ड अटैक पाकिस्तान के अंदर करता है तो पाकिस्तानी पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री एलीट्स को इस बात के बारे में पूरा शऊर होना चाहिए कि इंडिया के लिए ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के बाद जो एक अमेरिकन इंटरवेंशन से किया गया सीज़ फायर है वो उनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि इंडिया को डिप्लोमेटिकली एक नुकसान हो गया, उनका जो एक नैरेटिव था अपने डोमेस्टिक ऑडियंस के सामने उसका नुकसान है। तीसरा ये कि जो बीजेपी की गवर्नमेंट है उनकी पॉलिटिकल जो उनका एक क्लाउड था उसको नुकसान हो गया इंडिया के अंदर भी और इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक फोरम्स के ऊपर भी। तो एनी एक्शन फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट उसके लिए पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि इंडिया जो है वो एक ऐसे इंसल्ट और ह्यूमिलिएशन से गुजर रहा है जिसने उसके नैरेटिव को बहुत बुरी तरह शिकस्त दी है। एक 4 दिन का जो है एक जंग थी जिसका इंडिया के लिए बहुत नुकसान जो है वो बना पॉलिटिकल लेवल पे, डिप्लोमेटिक लेवल पे, मिलिट्री लेवल के ऊपर, और उनके इंटरनल इंसर्जेंट मूवमेंट्स भी दोबारा से उभरने स्टार्ट हो गए हैं। और इंडिया ने अपना क्लियरली ये पोस्चर बता दिया है कि इंडिया का जो भी अंदरूनी मसला होगा वो उसको पाकिस्तान के ज़िम्मे में डाल देगा।
اور اس کی وجہ سے وہ کسی بھی قسم کا ملٹری ایکشن کرے گا. اس کا انڈیا کو انٹرنلی یہ فائدہ ہوگا کہ وہ بہار میں آنے والے اور الیکشنز کو جیتنے کے لیے دوبارہ سے ایلیجیبل ہو جائے گا. دوسری بات یہ کہ ان کا جو ایک نیریٹو کو جو ہے ایک نقصان پہنچا ہے, انڈیا وانٹس ٹو میک اے کم بیک آن دیٹ جسٹ بفور اٹس ڈومیسٹک آڈینس اور انٹرنیشنل فورمز کے اوپر بھی. اور انڈیا اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنا چاہتا ہے بائی کیپنگ دا پاکستان ایز اے ٹیررسٹ اسٹیٹ منترا آن. پاکستان کو ایز اے ٹیررسٹ اسٹیٹ جو ہے پروموٹ کرنے کے لیے جو انڈیا نے ڈپلومیٹک ایفرٹس کیے ہیں دو ڈیکیڈس کے, وہ کیسے انڈیا اتنا اپنا ٹائم کا انویسٹمنٹ, اپنا انرجی کا انویسٹمنٹ اور اپنے پیسے کا انویسٹمنٹ انڈیا اس کو ضائع نہیں جانے دے سکتا. اس لیے انڈیا از گوئنگ ٹو کم بیک آن پاکستان militarily, diplomatically and politically in a more harder way unless India feels کہ اس نے اپنے آپ کو وینڈیکیٹ کرا دیا. پہلگام جو تھا یہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا اور انڈیا جو ہے اس طرح کے بہت سارے اب فالس فلیگ آپریشنز کی تیاری کر رہا ہے تاکہ وہ اپنے براڈر جیو پولیٹیکل موٹیوز کو اچیو کر سکے. میرا یہ خیال ہے کہ جو انڈیا کے اندرونی انسرجنٹ موومنٹس ہیں, جو اندرونی اس کے مسائل ہیں, اور اس کے علاوہ جو ایک انٹرنیشنل فریڈم فار کشمیر کی ایک لبریشن موومنٹ ہے, اس کو ایک پریٹیکسٹ بنا کے وہ پاکستان کے خلاف اس کو استعمال کرنے کا ارادہ رکھتا ہے. آئی تھنک کہ میرے آج کے اتنے ہی تھاٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی تھی. آئی ول کم بیک ٹو یو اگین لیٹر ود مور تھاٹس آن دا ایشو. ٹل دین, اللہ حافظ.